नमस्कार अभ्यर्थी मित्रों, ग्रोथ फाउंड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ फाउंड यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ग्रोथ फाउंड यूपीएससी के इस मंच पर विशेष श्रृंखला जिसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कानून देखना है, इस 101वां उपाख्यान रहेगा इस विशेष श्रृंखला का। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, द एपिडेमिक डिजीज मैनेजमेंट या एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जो कि अपने आप में कॉलोनियल विरासत का है, यानी अंग्रेजों के द्वारा यह कानून अपने आप में बनाया गया था। हालांकि कई सारे ऐसे मत हैं जिनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भाई यह कानून अपने आप में अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चल रही थी उनको जो है उनमें बाधा डालने के लिए, उनको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। हालांकि इसका ये पक्ष भी है कि कोविड के समय, जैसे हमें मालूम है कि पूरे विश्व में जो है कोविड जो है वो बहुत ही तेजी से फैल गया। तो इस महामारी के तहत, इस वैश्विक महामारी के तहत भारत में सरकार को प्रबंधन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। हालांकि इसमें कई सारे फेरफार किए गए, मगर उन फेरफारों की मदद से यह जो पूरा ढांचा था इस कानून का, वो अपने आप में सरकार के लिए बहुत ही मददरूप साबित हुआ। आज इस उपाख्यान के तहत इस पूरे कानून की यात्रा देखनी है हमें, इसके परिचय से लेकर इसकी आलोचना एवं इसके महत्व तक पूरा जो सफर है, जिसके तहत हम लोग इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके प्रमुख प्रावधानों की बात होगी और अंततः अगर इसमें कोई संशोधन किया हुआ है तो उसकी चर्चा होगी। संशोधन इसमें 100% किया है क्योंकि जो है कोविड जैसे पूरे विश्व में फैला, तो उससे निपटने के लिए कुछ जो संशोधन थे वो आवश्यक थे और सरकार को वे करने पड़े। तो इसमें संशोधन आवश्यक हुए हैं, उनको भी देखते चलेंगे और अंततः इसके आलोचना एवं इसकी जो है इसके महत्व या इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही यह पूरी श्रृंखला आज़ादी के इस 75 वर्ष को हम समर्पित करते हैं, आज़ादी के इस अमृत काल को, इस श्रृंखला को जो है हम समर्पित करते हैं। प्लस यह पुस्तिका के ऊपर आधारित हमारी यह पूरी श्रृंखला है। बहुत ही अच्छी पुस्तिका है, फाइनली क्राफ्टेड है, सर अलेक्जेंड्र जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है और अपने आप में सारी चीज़ों को अलग अलग स्रोतों से यहाँ एक ही बुक में सम्मिलित किया है। तो अपने आप में हमारे जैसे अभ्यर्थियों के लिए ये अपने आप में बहुत ही अच्छी है। तो इसका ही हम यहाँ जो है एक फंडामेंटल के रूप में उपयोग करके आपके सामने चीज़ों को रखते हैं। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। जीएस पेपर 3 के साथ आज का बिंदु जुड़ा हुआ है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है। एंड यह एक प्रकार का डिजास्टर ही है, यह एक प्रकार की दुर्घटना ही हम लोग कह सकते हैं। अब हमें यहाँ परिचय से शुरू करना है। 2 बिंदु है परिचय में जिनके बारे में हमें यहाँ माइंड मैप के जरिए चर्चा करनी है, जिनमें सबसे प्रथम है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, द ओल्ड एक्ट दैट होल्ड्स स्ट्रेटेजी इंपोर्टेंस टुडे वाज ब्रॉट टू इंडियन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, एपिडेमिक्स डिजीज यानी कि एक यह महामारी या रोग महामारी आप कह सकते हैं, यह अधिनियम है जो कि पुराना है, जो कि ब्रिटिश कालीन है, ब्रिटिशरों के द्वारा बनाया गया है, अपने निजी हेतुओं को परिपूर्ण करने के लिए बनाया गया है। मगर आज के समय अगर देखें तो इसकी महत्वता कई गुना है। जैसे आज का जो विश्व है वो कोविड विश्व है, तो ऐसे विश्व में ऐसे महामारी संबंधी कानूनों की महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। As then it has been used in India in various instances to control the spreading of disease. For example, application of act to control the spread of COVID. Yes, आज हम लोग इस कानून को एक सच्चे मायने पर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उसका सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा कोई भी आपातकालीन परिस्थिति के साथ निपटने हेतु यह कानून उन्होंने लागू किया था। उनकी कोई ऐसी जो है उनकी जो भावना थी वो कोई सद्भावना नहीं थी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो ये इसके परिचय का प्रथम बिंदु रहा। दूसरा बिंदु कहता है एक्ट गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू मेक एनी सुटेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्रशासन अगर बेहतर बनाना है, कोई भी आपातकालीन समय में, कोई भी ऐसी वैश्विक या जो है प्रादेशिक रोग की महामारी के समय में अगर प्रशासन को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उनको शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ मिलनी आवश्यक है, उनको विशेष शक्तियाँ देनी आवश्यक है। तो यह कानून के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो यानी कि केंद्र सरकार हो, चाहे वो स्टेट हो यानी राज्य सरकार हो, दोनों को एक अच्छी मात्रा में सत्ताएं जो है वो दी गई है। टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, यानी कि रोगों को फैलने, संक्रमण
को रोकने के लिए यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि संक्रमण को रोकने के लिए सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की सत्ता जो है वो यहाँ एपिडेमिक्स एक्ट जो है या एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है वो उनको प्रदान करता है, चाहे वो सरकार केंद्र पर हो चाहे वो राज्य पर हो। ठीक है, तो ये इसके परिचय की बात थी। अब इसकी पृष्ठभूमि देखें, 4 बिंदु में हमें इसकी पृष्ठभूमि को देखना है। सबसे प्रथम है एपिडेमिक डिजीज इज ए कॉलोनियल रूल विच इज स्टिल एप्लीकेबल इन इंडिया। यस, तो ये बहुत ही ऐसी जो है ऐसा गिने चुने लॉज रेगुलेशंस जो है रूल्स में से है जो कि कॉलोनियल समय में बने थे, मगर आज दिन तक भारत में वे चल रहे हैं, वे मृतप्राय नहीं है, इनफैक्ट आज उपयोगी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐसे जो है कम कानूनों में से है। दूसरा बिंदु कहता है एक्ट वाज पास्ड टू कंटेन द स्प्रेडिंग ऑफ प्लेग बैसिलस विच टुक थाउजेंड्स ऑफ लाइफ इन इंडिया एट दैट टाइम। यस, प्लेग बैसिलस जो कि एक भयंकर बीमारी थी जो कि चूहे में से फैलती थी, जैसे हमें मालूम है, और ब्रिटिश भारत में काफ़ी बार यह महामारी आई थी और जो है थाउजेंड्स ऑफ लोगों की मृत्यु जो है प्रति लहर में हुई। ठीक है, ब्रिटिश सल्तनत के दौरान 200 वर्ष में कई बार ऐसी लहर आई प्लेग की, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, और उनमें काफ़ी लोगों की मौत हुई। तो बेसिकली यहाँ सरकार ने इस नाम पर कि भाई प्लेग के रोग को रोकने के लिए यहाँ हमें यह कानून की ज़रूरत है, कुछ सत्ताओं की ज़रूरत है, तो ऐसा करके यहाँ यह कानून को उन्होंने लागू कर दिया प्लेग के नाम पर। द एक्ट गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू म्यूनिसिपल बॉडीज एंड लोकल गवर्नमेंट विच सम स्कॉलर रिफर्स एज ड्रैकोनियन। यस, क्योंकि जो म्यूनिसिपल बॉडीज थी, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, उनको प्रशासन के लिए बहुत ही सख्त पावर दे दिए गए, बहुत ही आप कह सकते हो कि अतिरिक्त सत्ताएं दे दी गई। ठीक है, जिनकी बदौलत यहाँ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ यह कानून जो है वो अपने आप में ड्रैकोनियन है, बहुत ही कठोर कानून इसे कहा जाए। और चौथा बिंदु कहता है बिल वॉज रिफर्ड टू सिलेक्ट कमिटी हेडेड बाय जेम्स वेस्टलैंड। यस, तो यहाँ बिल जो है वो जेम्स वेस्टलैंड के द्वारा जो है अध्यक्षता में जो कमिटी रची गई थी उनके द्वारा इसका रेफरेंस दिया गया था कि भाई ब्रिटिश भारत को ऐसे एक कानून की ज़रूरत है ताकि वहाँ रोग जो है वो रोगों को रोका जा सके जो है ऑन पेपर, मगर असल में उनका जो मंसूबा था वो था किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, उनके सेनानियों को जो है रोका जा सके, उनके कार्यों में बाधा लाई जा सके। सो दिस इज द बैकग्राउंड। अब हमें इसके उद्देश्यों के तरफ आगे बढ़ना है। 2 बिंदु है बेसिकली। सबसे प्रथम है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज only one, and that is to provide better prevention and control of spreading epidemic in India. और दूसरा, even the British government was scared of overcrowding situations in India that were even common at homes. Also at the time, sanitation was a very big issue due to the absence of toilet in every household. Therefore, the act was aimed at controlling the spread by addressing this issue. Yes, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया वो एक पुराना इंडिया था, तब जो समय था वो इतना अत्याधुनिक समय नहीं था, मगर आज जो समय है वो अत्याधुनिक समय है। आज चुनौतियां जो है उसका भी प्रकार अलग है। जो पहले के समय में जो चुनौतियां थी उसके प्रकार अलग थे, मगर आज की चुनौतियां, आज के प्रश्न भी अलग है, आज की चुनौतियां भी अलग है। तो कुछ इसी तरह यहाँ बताया गया है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप में भारत में उसकी प्रेजेंस तो थी, मगर गवर्नेंस में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको डर लग रहा था, क्योंकि भारत में जो पॉपुलेशन था वो मोर देन इनफ था। यानी कि वी वेर ओवर क्राउडेड। इनफैक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा है। पूरे विश्व की कल्पना करें तो भारत उन देशों में आता है जहाँ डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ ब्रिटिशरों को भी डर लग रहा था, अंग्रेजों को भी डर लग रहा था, और उन्होंने उनसे जो हो सके उतने प्रयत्न किए और ऐसे कानूनों को यहाँ लाया ताकि ऐसे रोगों को, ऐसी महामारियों को फैलने से पहले ही रोका जा सके, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही दूसरा एक बड़ा प्रश्न था जो था सैनिटेशन का। आज इस 21वीं सदी में हम ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस जो है वो अपने आप में लगा पा रहे हैं, ठीक है, अपने नाम के ऊपर, मगर आज दिन तक रूरल इंडिया में सैनिटेशन का कोई प्रावधान नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिनकी बदौलत डिजीजेस फैलने का जो चांसेस है, जो पॉसिबिलिटीज है, वो कई गुना बढ़ जाती है।
तो यहाँ ऐसी चीजों के साथ निपटने के लिए, तब के भारत के ऐसे प्रश्नों के साथ, अंग्रेज भारत के ऐसे प्रश्नों के साथ निपटने के लिए यह कानून यहाँ अंग्रेजों ने लाया था, ऐसा हमें यहाँ उद्देश्य से स्पष्ट होता है। अब महत्वपूर्ण प्रावधान हमें देखने हैं, 3-4 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु में पावर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर्स की बात की गई, यानी कि राज्य सरकारों की कुछ विशेष शक्तियां ऐसे समय कदम उठाने के लिए। ठीक है, देखेंगे हम लोग। फर्स्ट वन, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द स्टेट इज अंडर द थ्रेट of the outbreak of dangerous disease and the ordinary provision of the law are insufficient to control the spread of such disease, then it has the power to take any measure and empower any person to control the spread. Yes, अगर राज्य को लगे, अगर राज्य के जो पदाधिकारी है, जो सरकार में कार्य कर रहे हैं, अगर वे संतुष्ट हो जाए कि भाई यस, राज्य के ऊपर खतरा है, कोई भी भयंकर महामारी का, कोई भी भयंकर रोग का खतरा है जिनसे महामारी फैल सकती है, तो ऐसे में वे कोई भी नीति नियम, कोई भी कानून बना सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। इनफैक्ट राज्य सरकार जो है वो कोई भी ऐसे विशेष व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है यह जो है रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये राज्य सरकार को ऐसी कुछ विशेष सत्ताएं मिली हुई है। दूसरे बिंदु में, सच एडिशनल मेजर्स एंड पावर्स वुड बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक एट लार्ज एंड दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस टेम्पररी रेगुलेशंस। यस, तो यहाँ तब के समय जब भी यह कानून लगता है तो आपातकालीन परिस्थिति का निर्माण होता है, चीजें जो है वो सामान्य नहीं रहती, आपातकालीन परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, और ऐसे में जो एडिशनल पावर्स यहाँ सरकार के द्वारा आ रहे हैं उनको फॉलो करना, उनका अमलीकरण करना, उनका क्रियान्वयन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है आवश्यक बन जाता है। तीसरा, द स्टेट कैन ऑल्सो मेक रूल्स रिगार्डिंग द इनकरिंग ऑफ एक्सपेंस एंड कंपेंसेशन टू विक्टिम्स। यस, तो ये सारी ऐसी मिसलेनियस सत्ताएं हैं जो कि राज्य सरकार को मिली हुई है अगर एक बार यह कानून लागू हो जाए। इट ऑल्सो हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द पर्सन ट्रैवलिंग बाय रेलवे और एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस, तो यहाँ ये परिवहन के जगहों पर, परिवहन के साधनों में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, जो ट्रांजिट करते हैं, उनको भी यहाँ रोकने का अधिकार है। जैसे कोविड के समय हमने अक्सर देखा है कि भाई इंटरस्टेट जो ट्रैवलिंग है उसको भी रोका जा रहा है, इंटरस्टेट ट्रैवलर्स को जो है थरली उनके रिपोर्ट्स किए जा रहे हैं, उनका RT-PCR किया जा रहा है, उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स देखे जा रहे हैं, फिर ही उनको अलग स्टेट में या दूसरे स्टेट में एंट्री मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ राज्य सरकार को सत्ता के रूप में मिली है इस कानून के द्वारा। और आखिरी बिंदु कहता है, पर्सन हु मे एक्ट एज ए स्प्रेडर ऑफ सच डिजीज कैन बी आइसोलेटेड इन टेम्पररी एकोमोडेशन। यस, जैसे हमने देखा कि शुरुआती समय में जब फर्स्ट लेयर थी तब जो आइसोलेशन समय था तो वो कुछ 15 या 20 दिन था, दूसरी लेयर में भी आइसोलेशन दिन था। मगर अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरीली उस आइसोलेशन को फॉलो नहीं करता है, देन यहाँ राज्य सरकार जो है वो उनको फॉलो करवाने के लिए जो है कटिबद्ध रह सकती है। उनको सत्ताएं भी मिली है, उनका अधिकार भी है, और उनके पास ऐसी मशीनरी भी है जो कोई भी व्यक्ति को ऐसे आइसोलेट करने के लिए फैसिलिटियाँ खड़ी कर सके, और वहाँ जो एक प्रकार से होम क्वारंटाइन या आप कह सकते हो कि उन्हें नज़रबंद भी किया जा सकता है। तो ये सारी सत्ताएं, विशेष सत्ताएं इस कानून ने राज्य सरकार को दी है। अब हमें केंद्र सरकार की बात करनी है, केंद्र सरकार को क्या क्या सत्ताएं मिली है इस कानून के जरिए। पहला बिंदु कहता है, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडर द इम्प्रिजन दैट देयर इज अ थ्रेट of the spread of contagious disease within the territory of India and it feels that the law in force are not sufficient to contain the spread of disease, then it has power to make rules and regulations for the inspection of any ship or vessel arriving and leaving any port within the territory of India. Yes, तो यहाँ सेम है, सिमिलर चीज है। जो चीजें हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो है दृष्टिकोण में देखी, वही चीजें मैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है संदर्भ में देखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट को लगे, स्टेट मशीनरी को लगे कि भाई राज्य में कोई रोग फैलने का खतरा है, कोई महामारी के फैलने का खतरा है, और जो सामान्य कानून है जो चल रहे हैं अब उनकी कोई असर नहीं बची, अब वो बिन असरकारक हो गए हैं। तो ऐसे में वे यहाँ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इस कानून को लागू करके वे ले आ सकते हैं। तो सेम गोज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वे असंतुष्ट हो, मगर यहाँ टेरिटरी जो है वो भारत हो जाएगी क्योंकि ये गवर्नमेंट सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट में टेरिटरी रिस्पेक्टिव स्टेट्स की रहेगी। दूसरा बिंदु में, इट कैन ऑल्सो डिटेन एनी पर्सन टू कंटेन स्प्रेड आइदर लिविंग और अराइविंग थ्रू एनी वेसल एट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। यहाँ चाहे वेसल हो, चाहे यहाँ एरोप्लेन हो, ठीक है,
चाहे कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी व्यक्ति की आवन जान जो है वो रोक सकती है। एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है। तीसरे बिंदु में पेनल्टी की बात की गई है, दंड की बात की गई है। एनी पर्सन वायोलेटिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज लायबल अंडर सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। एंड चौथे बिंदु में प्रोटेक्शन की बात की गई है। नो शूट और लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द अथॉरिटीज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एंड इन गुड फेथ। यस, तो यहाँ ये अपने आप में देखिए यही प्रोविजन जो है वो इस कानून को थोड़ा सा ड्रेकोनियन, थोड़ा सा कठोर बनाती है। यहाँ कहा गया है कि भाई कोई भी ऑफिसर जो इस कानून का क्रियान्वयन कर रहा है, जो इस कानून के अमलीकरण की प्रक्रिया कर रहा है, जो इस कानून के अमलीकरण करवाने का प्रयास कर रहा है, वो इम्यून है। ठीक है, उनके जो है सामने कोई शूट नहीं हो सकता, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो ये अपने आप में उनको एक इम्यूनिटी मिली है, तो ये इस कानून को थोड़ा सा कठोर बनाता है। अब हमें बात करनी है अमेंडमेंट की। यहाँ तक इसके प्रावधान देखें, हालांकि यह कानून थोड़ा सा छोटा है, मगर ऐसे संजोगों में, महामारी के संजोगों में, रोगों के समय में यह कानून अपने आप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण बनकर हमारे सामने उभर कर आया है। अब देखेंगे सबसे जो है प्रथम यहाँ में देखना है कि किस तरीके से इसका अमेंडमेंट किया गया है इस कानून का। एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय द वे ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास्ड अंडर आर्टिकल 123। जैसे हमें मालूम है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश तो हमें मालूम ही है कि वो एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म है जो सरकार के पास होता है, और ऐसे समय उसको उपयोग में लिया जाता है जब कानून ना बन पाए या कानून बनाना अशक्य हो। और ऐसा तभी होता है जब जो है लेजिस्लेचर्स जो है वे सत्र में ना हो, रिसेस उनमें रिसेस चल रहा हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये एक मशीनरी प्रेसिडेंट को मिली हुई है, जिनकी बदौलत उन्होंने सेक्शन 1A को उसमें जोड़ा। Adds section 1A to the act which provides some important definition of act of violence, healthcare service, personal property. Yes, act of violence. Yes, हमने कोविड के समय भी देखा कि कैसे अक्सर जो मृतक के परिजन होते हैं वो भावनाओं में आकर अपने आप में हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, डॉक्टर से उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ जो है एक प्रकार से हिंसक वर्तन करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एवं जो डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनको बचाने के लिए यहाँ ये सेक्शन जोड़ा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट हैज बीन अमेंडेड टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्लूड बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, वेसल टू रेगुलेट देयर अराइवल और डिपार्चर। यस, मूल जो कानून है उसमें मात्र और मात्र वेसल की ही बात की गई थी, जो पोर्ट के साथ संबंधी है, क्योंकि अपने आप में जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती है वो पोर्ट से ज्यादा होती है। मगर अब आए दिन ग्लोबलाइजेशन के समय में हमारी कनेक्टिविटी जो है, ग्लोबल कनेक्टिविटी वो बढ़ गई है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आज दिन हो गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 2A को अमेंड किया, गवर्नमेंट के स्कोप को बढ़ाया, गवर्नमेंट के जो है जुरिस्डिक्शन को, उनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया, और ना केवल वेसल तक सीमित रखा मगर वेसल के साथ रोड, ट्रेन और एयरक्राफ्ट, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को यहाँ सम्मिलित कर दिया। फिर सेक्शन 2B has been added to the act. It states that no person can commit any act of violence against healthcare service personnel or cause any damage or loss to any property during an epidemic. Yes, जब एपिडेमिक चल रहा है तब कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कारणोसर हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल या हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं किया जा सकता। ये यहाँ अवैध बताया गया, यानी कि इलीगल, एंड इट इज पनिशेबल अंडर रूल ऑफ लॉ। अब उसके बाद देखें तो सेक्शन 3 उसको भी अमेंड किया। 2 सबसेक्शंस हैव बीन एडेड, उसमें 2 उपधाराएं जोड़ी गई। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट टू ए पर्सन फॉर एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर पर्सनल, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट टू ए पर्सन फॉर ग्रीवियस हर्ट टू हेल्थ केयर पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ ये अपने आप में जो बीमार दर्दी होते हैं, जो मृतक होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा जो यहाँ हिंसक घटनाएं की जाती है, गैर जो है वर्तन किया जाता है, उनको रोकने के लिए, उसको अपने आप में एक प्रकार से पिनलाइज करने के लिए यहाँ ये बनाया गया है, या अपने आप में ये अमेंडमेंट किया गया है। फर्दर सेक्शन 3A, 3B, 3C एंड 3D एंड 3E हैव बीन एडेड टू एक्ट। ठीक है, ये याद रखना सरल है।
राइट फ्रॉम 3A to 3E, burden of proof has been shifted under the act to the accused. yes, burden of proof. अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कोई समझ लीजिए ए जो है वो यहाँ कोई भी बीमारी की वजह से, कोरोना ही समझ लीजिए क्योंकि एपिडेमिक चल रहा है, तो कोरोना की वजह से एक की मृत्यु हो गई, उनके परिजन है बी और सी, ठीक है, और इन्होंने हॉस्पिटल के प्रशासन के ऊपर अपने आप में एक प्रकार से हिंसक प्रवृत्तियां शुरू कर दी, उनको मारा पीटा, काफी नुकसान किया हॉस्पिटल का, पूरा मामला चला गया कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ एक्यूज जो है वो बी और सी है, तो इस धारा को जोड़ते हुए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो यहाँ एक्यूज्ड के ऊपर रखा गया कि भाई इनमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष जो है वो मात्र और मात्र हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल का है। तो ये एक प्रकार से कवच हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स को मिला है, ये हमें यहाँ इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट की बात हुई, महत्वपूर्ण अमेंडमेंट थे जो कि यहाँ किए गए थे ताकि इस कानून को अप टू डेट बनाया जा सके और कोविड के समय इनसे काम लिया जा सके। अब हमें इस कानून के क्रिटिसिज्म एवं इंपोर्टेंस की बात करनी है। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि कोई भी चीज हो, इनके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, तो यहाँ कानून में भी ऐसा ही होता है। हम लोग लगभग आज 101वां कानून चल रहा है, मगर हम लोग लगभग सभी कानूनों में इनके आलोचनात्मक बिंदु एवं इनके महत्व के बारे में चर्चा करते आए हैं। और मैं आपको यहाँ अनुरोध करूंगा कि अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप अवश्य पढ़ें। आपको न केवल संधि सेवा के लिए उपयोगी होगी चीज़ें, मगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के जो है कोई ऐसे सिलेबल्स के लिए जिनमें पॉलिटिकल गवर्नेंस है, आपके LLB के लिए, आपकी कोई अन्य न्यायिक परीक्षा के लिए ये सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप वे चीज़ें वहाँ अवश्य देखिए। अब शुरू करेंगे मूल बात, यहाँ क्रिटिसिज्म्स है, हमें इस स्लाइड की बात शुरू करनी है, फिर बाद में इंपोर्टेंस तक आएंगे। आलोचना में देखना है सबसे प्रथम, एक्ट नॉट ओनली कैरीज कॉलोनियल बैगेज बट ऑल्सो इनसफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एनी सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। यस, कहा गया है, पहली इसकी आलोचना यही है कि ये न केवल मात्र अंग्रेजकालीन भूसा है, अंग्रेजकालीन रद्दी है, इट्स ए वेस्ट, इट्स नॉट ओनली ए वेस्ट, ऐसा कहा गया है, बट अपने आप में यह कानून में ऐसे जरूरी प्रावधानों की भी कमी है जो कोई भी आपातकालीन समय को टैकल करने के लिए आवश्यक हो। तो ये यहाँ एक इसकी प्रथम आलोचना है। दूसरा, एक्ट नोवेयर डिफाइंस द वर्ड डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। यस, अपने आप में एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, मगर इस कानून में ना तो इसकी कोई परिभाषा है, ना तो इसके कोई शब्द का जिक्र हुआ है, तो ये इसकी सबसे दूसरी बड़ी आलोचना है। तीसरे बिंदु पर, एक्ट गिव्स अनप्रेसिडेंटेड पावर्स टू गवर्नमेंट टू कंट्रोल मूवमेंट इंटरनल एंड इंटरनेशनल। यस, अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अद्वितीय सत्ताएं जो है वो यहाँ इस कानून के द्वारा सरकार को दी जाती है, और सरकार इस जो अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके इंटरस्टेट मूवमेंट और इंटरनेशनल मूवमेंट दोनों को कर्ब कर सकती है, दोनों को रोक सकती है। जैसे हमने देखा कि स्टेट जो है नेशन वाइज लॉकडाउन हमने मार्च 2020 में देखा था, ठीक है, 25 मार्च से वो शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ इस कानून की बदौलत सरकार को मिली है। अब दूसरे जो है बाजू हमें इसकी महत्व की चर्चा करनी है। दो बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु में कहा गया है, दो द एक्ट इज रिफर्ड टू एज अ कॉलोनियल रूल, इट हैज अप्लाइड सेवरल टाइम्स बाय द स्टेट इन इंडिया। In 2015, Chandigarh imposed to check the spread of dengue and malaria. In 2018, Act was enforced by Gujarat to deal with spreading of cholera. Yes, कहा गया है कि भले ही आलोचकों के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये कानून जो है वो अपने आप में अंग्रेजकालीन है, अंग्रेज की रद्दी है, मगर इस कानून की मदद से भारत के विभिन्न राज्यों में रोगों को रोकने के लिए, महामारी फैलने से रोकने के लिए यह कानून का उपयोग किया जाता है। दो में यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं। 2015 में चंडीगढ़ में डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए, और 2018 में गुजरात में जो है अपने आप में कोलेरा का स्प्रेडिंग रोकने के लिए यहाँ ये कानून लागू किया था। तो ये इसकी उपयोगिता है, तो ये एक इसका महत्व है। दूसरा बिंदु कहता है, फाइनली इन मार्च 2020 बाय द वे ऑफ स्पेशल ऑर्डिनेंस इट वाज इम्पोज्ड अक्रॉस इंडिया टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। यस, फिर बाद में जो है इसका समय आया। अब महामारी एक हम लोग जिसको परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी महामारी पूरे विश्व में फैल गई जो देखते ही देखते वैश्विक महामारी में तब्दील हो गई। अब इस कानून का उपयोग यहाँ वास्तविक उपयोग शुरू हुआ। मार्च 2020 में ही ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए
सरकार ने यह कानून को लागू किया, इसमें ज़रूरी आवश्यक फेरफार किए जो हमने यहाँ अमेंडमेंट्स में देखे, ठीक है, और इस कानून को लागू किया ताकि भारत में इसके फैलाव को, इसके संक्रमण को ज़्यादा से ज़्यादा तक रोका जा सके। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें यहाँ देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ये तो बात रही यूट्यूब की, मगर अगर चीज़ों को आपको देखना है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, आपको नोट्स बनानी है, समरी बनानी है, तो आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, आप आज ही विजिट कीजिए। यह सारी चीज़ें आपको इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग वहाँ उपलब्ध है। प्लस अगर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं प्रति लेक्चर की, प्रति कानून की, तो आपको वहाँ से वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप आज ही आइए हमारी वेबसाइट पर, आज ही हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और सारी वेबसाइट का एक्सेस पाइए। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। जय हिंद।